गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सीमा गोस्वामी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फोकस सीटेट में। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे 10th क्लास का संसाधन एवं विकास। ये लेसन है, बोर्ड क्लास आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप जो 10th क्लास है उसकी ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए। तो आज से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। भूगोल जो 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है, बच्चों को तो पता ही होगा, संसाधन एवं विकास। तो आज मैं उसको समझाऊंगी, उसके कीवर्ड्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी। रट्टा नहीं लगवाऊंगी, कोई इस तरीके से पूरी बुक नहीं पढ़ाऊंगी। जो कीवर्ड्स हैं अगर आपने वो समझ लिए तो आपका पूरा लेसन कंप्लीट होता है और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपका संसाधन एवं विकास है, इसमें कुछ कीवर्ड्स है कि संसाधन क्या है और उससे विकास कैसे होता है। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है मूल्य। तो जो मूल्य है उसको बच्चे मूल्य अर्थ यानी पैसे से समझते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये जो मूल्य बोला जा रहा है, शब्द है, ये पैसा है। नहीं, इस मूल्य का अर्थ है, महत्व होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य जैसे कि हमारे जो घर में डेली बेसिस पे हम चीज़ें बनाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो घर में ही होता है लेकिन बाहर जाके उसका कोई मूल्य नहीं मिलता, वो हमारा अपना है। जैसे हमारी दादी ने कोई मेडिसिन हमें बता दी, हमारी मम्मियां हैं हमें बताती हैं कोई फीवर वगैरह हो गया तो हमारे घर से ही मेडिसिन काढ़ा वगैरह बना दिया, वो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन जितना भी भू दृश्य हैं, जैसे कि प्राकृतिक दृश्य हैं, पेड़ पौधे हैं जो हमें प्रकृति में दिखाई देते हैं, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो मूल्य के दो कारण होते हैं, एक होता है जिसका आर्थिक मूल्य होता है और दूसरा जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो मनोरम पार्क हैं या इस तरीके की कुछ भी कोई बिल्डिंग्स हैं जो जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, और जो जितने भी हमारे संसाधन हैं जैसे कि धातु हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिनका मेडिकल स्टोर से आप दवाइयाँ वगैरह लेके आते हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, पेटेंट। ये क्या है? इनसे ही आपका पूरा लेसन तैयार हो रहा है। पेटेंट क्या है? तो पेटेंट है बच्चों, जो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं लेकिन आपकी दादी के घरेलू नुस्खे मूल्यवान नहीं होते हैं। उसके बाद आपका जो पेटेंट पॉइंट है उसका है कि जैसे कि हमारी दादी है, उसने कोई बहुत सारी दवाइयाँ वो बताती हैं, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। आपने भी अपने घरों में अपनी मम्मियों से, दादियों से कुछ ऐसी दवाइयाँ ली होंगी जो बाज़ार से नहीं लाई जाती, घरों में ही जो हमारे मसाले वगैरह होते हैं उनसे वो दवाइयाँ बना देती हैं। जैसे हल्का सा फीवर हुआ, गला ख़राब हुआ, तो उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। आप उनको, जैसे हम अपने घर में भी कोई जैसे कपड़े पहन रहे हैं और वो घर में हमारी मम्मियाँ सिल रही हैं, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर सिलवाएंगे तो उसका आर्थिक मूल्य है। वैसे ही जो पेटेंट है उसका एक जो अर्थ है वो है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जो हमारा पेटेंट शब्द है उसका ये मतलब होता है, जैसे कि आपने कोई बुक लिखी और वो अपने घर में रख ली तो उसका कोई आर्थिक वो उसका कोई पेटेंट नहीं कराया, तो उसका आप पर उसका अधिकार नहीं है। आपका उस पर, तो आपका घर में है ना, उसका कोई आर्थिक मूल्य होगा ना ही अधिकार होगा। वैसे ही जैसे कि हमारा देश में कोई चीज़ हमने पैदा की, जैसे चावल हैं, गन्ना है, कोई कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक कृषि है, इन सब का जब तक हम पेटेंट नहीं कराएंगे तो कोई भी अन्य देश उन चीज़ों को अगर बना लेता है और आपने पेटेंट नहीं कराया है अपने भारत के नाम से या किसी अन्य देश ने नहीं कराया है, तब तक उस पर आपका अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि कोई मेडिसिन है, अभी मैं बता रही थी कि दादी और हमारी मम्मियाँ जो वो करती हैं, दवाइयाँ वगैरह बना देती हैं घर में, लेकिन अगर उसको हम पेटेंट करा लें कि ये हमने मेडिसिन बनाई है, चाहे वो देसी ही क्यों ना हो, तो उसका एक आर्थिक मूल्य हो जाता है, आपकी फर्म बन जाती है एक तरीके से। आप उसे मेडिकल स्टोर्स पर बेच सकते हैं या दूसरे देशों में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये पेटेंट जो है वो पेटेंट कराने के बाद उस पर आपका अधिकार या देश का अधिकार, राष्ट्र का अधिकार हो जाता है।
इसके अलावा बच्चों आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग दो शब्दों से आपने की कि मूल्य क्या है और पेटेंट क्या है। देखो बच्चों, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारण हैं। जो समय है और जो प्रौद्योगिकी है, ये संसाधन और विकास के महत्वपूर्ण कारण हैं। इन समय और प्रौद्योगिकी के साथ ही हम विकास कर सकते हैं। जैसे कि दोनों कोई संसाधन है, मनुष्य है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे बड़े महत्वपूर्ण संसाधन है। आप जो बच्चे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, एक तरीके का संसाधन है। मैं जो पढ़ा रही हूँ, एक तरीके का हम संसाधन है। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए पढ़ा पा रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। और पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मतलब कुछ ना कुछ बनेगा, कोई आविष्कार करेगा किसी चीज़ों का, कोई मेडिकल में जाएगा। तो इस तरीके से वो संसाधन बन सकते हैं देश के विकास में और राष्ट्र के उत्थान में। तो जब हम इन दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति का भी और मानव का भी। ये लोगों के विचार हो सकते हैं, ज्ञान आविष्कार की खोज हो सकती है, आर्थिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य ऐसे आविष्कार होते हैं। जैसे आग की खोज की तो हमने खाना बनाना शुरू किया। उसके अलावा पहिए की खोज की तो हमने बहुत सारी गाड़ियों का विकास हुआ है, बहुत सारी रेल बनी है, या कुछ भी ऐसा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। और उसमें विकास, जो देशों में विकास हुए हैं उनमें तीव्रता आई है, यानी उसमें बहुत तेज़ी आई है। पहले जब तक आग का विकास नहीं हुआ था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक क्या था, कच्चा खाते थे सब लोग। पता ही नहीं था कि कोई खाना बनाकर भूनकर भी खाया जा सकता है या पकाकर भी खाया जा सकता है। उसी तरीके से जो हमने ये विकास किया है परिवहन की, जो पहिए का आविष्कार किया और फिर परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जैसे जल विद्युत है, किसी को नहीं पता था जल से भी इतने बड़े काम हो सकते हैं, मल्टीपल योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उससे इतनी जो ऊर्जा हमें मिलती है, जल विद्युत से हमें बिजली प्राप्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सब क्या है, ये मानव द्वारा बनाए गए जो आर्थिक संसाधन हैं, वो एक तरीके से मानव ने उनका विकास किया और आर्थिक रूप से राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए मानव बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अब इसके अलावा जो संसाधनों के प्रकार हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसाधनों के कितने प्रकार हैं। तो संसाधनों के दो प्रकार आएंगे आपके, एक तो आएगा प्राकृतिक और दूसरा आएगा आपका मानव निर्मित। जो प्राकृतिक संसाधन है, नंबर एक आपका प्राकृतिक आता है। प्राकृतिक संसाधन में बच्चों जो हमें प्रकृति से मिलता है, वही संसाधन हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों को वर्गीकृत जब हमने किया तो संसाधन दो प्रकार के हुए। ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। देखो बच्चों, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें, वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और अधिक जैसे कि हमने प्राकृतिक संसाधन वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, आप पॉइंट बाय पॉइंट डालते जाओ। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन आप जब एक्सप्लेन करोगे तो उसमें क्या है कि हमारी नदियाँ हैं, झीलें हैं, नदियों का जल है, झीलों का जल है, मिट्टी है यानी मृदा है, खनिज हैं। ये सभी क्या हैं, हमें प्रकृति से प्राप्त हुए संसाधन है। ये जितने भी संसाधन हैं वो प्राकृतिक संसाधन है और ये हमें प्रकृति से मिले हैं। इसके लिए ये निःशुल्क उपहार हैं। बाद में हम मानव अपनी योग्यता से इनको आर्थिक मूल्यवान बनाता है। उससे पहले ये जितनी भी संसाधन है वो सब प्रकृति में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हमें फ्री में मिले हुए हैं। इस पर हमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। जब हम इनसे, जैसे कि कोई हमने संसाधन निकाला, कोई सोना है, जस्ता है, तांबा है, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, उस तरीके जब हम निकालते हैं उनको संशोधित करने के बाद जब प्रयोग में लाते हैं तो उनका आर्थिक मूल्य होता है। इसके अलावा बच्चों सीधे तौर पर भी कुछ संसाधन है जो उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कि लकड़ी है। कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे संसाधन है, ये लोहा, जस्ता, तांबा या कोई तेल है, रिफाइनरी है, इस तरीके की कोई चीज़ हम लाते हैं तो जब हम उद्योगों में लाते हैं, प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको बनाया जाता है, साफ़ किया जाता है उनकी ऐसी प्रक्रिया के द्वारा, तब। और जो कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही
हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिल जाते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट हो गए, फल हो गए, वो भी हमें प्रकृति से सीधे मिल जाते हैं, हम उनको तोड़कर खा सकते हैं। या कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ हो गई हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमें प्रकृति में फैली पड़ी हैं, कुछ जाके काढ़ा बना लेते हैं। जैसे कि आप एक गिलोय को ही देख लीजिए, ये एक ऐसा संसाधन है जो जिसके लिए हमें किसी मेडिकल स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण एवं विकास प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। जो विकास है, जो इसका प्रयोग किया जा रहा है, वो कौन सा संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि स्तर है, वो कहाँ पर मिलेगा, किस स्तर का होगा, कितनी उसकी क्वांटिटी होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में है या कम में है। दूसरा है उद्गम, जो कि तुम आपका कहाँ पर किस तरीके से इसको हम प्रयोग में लाएंगे। इसी के अलावा भंडार एवं वितरण, जो भंडार हैं आपके कितने बड़ी संख्या में हैं, और जो वितरण है, हमें किन क्षेत्रों में किस तरीके से उनकी हमें उपलब्धि हुई, कितने तरीके से उपलब्धि हुई, और हमें उसका वितरण कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये सब हमें इसी से ही जो प्राकृतिक संसाधन है, जो विकास होगा और जो उसका निर्माण होगा, जो व्यक्ति निर्माण करेंगे, उसके इन तीनों की स्तरों के आधार पर होता है। इसके अलावा बच्चों, जो आपके इस विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों के इनको भी दो वर्गों में बांटा गया है। जो विकास और उपयोग के आधार पर, यानी कि वास्तविक और संभाव्य। जो विकास के आधार पर, आपको ये विकास के आधार पर जो संसाधन वर्गीकृत किए गए हैं, वो दो प्रकार से, दो रूपों में किए गए हैं। एक है नंबर 1 आपका वास्तविक संसाधन, दूसरा है आपका संभाव्य संसाधन। जो वास्तविक संसाधन है उसको मतलब वहीं मिलेंगे आपको, उसको आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं पर। वास्तविक संसाधनों के लिए मतलब हमें उसकी संख्या ज्ञात है, हमें पता है कि वो कितने संसाधन हैं, कितने रूप, कितने उनकी संख्या कितनी है या उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सब हमें ज्ञात रहता है। तो जो वास्तविक संसाधन है बच्चों, वो क्या है? ये वो संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय जो उपयोग किया जा रहा है, जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश है, वहाँ पर कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, जैसे महाराष्ट्र में दक्षिण पठार है, जो दक्कन का पठार है, वहाँ पर काली मिट्टी के भरपूर ऐसे निक्षेप, यानी ऐसी भरपूर चीज़ें हैं, वास्तविक संसाधन है। हमें पता है कि जो अमेरिका में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी दुनिया के कोई भी संसाधन जहाँ पूरी तरीके से जानकारी होती है, ज्ञान होता है, वो सब संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है आपका जो संभाव्य हैं, जो संभाव्य संसाधन है बच्चों, वो संसाधन है कि उनका हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो कितनी संख्या में है, कहाँ पर हैं, बस ये पता है कि संभाव्य हैं। इसका अर्थ होता है इस संसाधनों का, ये वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इसका इस समय प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये संभाव्य हैं, हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और कहाँ पर हैं ये भी ज्ञात नहीं है, इसकी जानकारी नहीं होती है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, वो बच्चों संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त किया जा सकता है। हम इसे पर्याप्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरीके से हम अभी इतने श्योर नहीं हैं, उन्नत नहीं है, हमारी प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं है कि हमने एक कोई इस तरीके की मशीन लगा दी और हमें पता चल जाए कि जहाँ हम रह रहे हैं इसके नीचे डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ है या इसके नीचे सोना है। इस तरीके का कोई अभी इस तरीके की कोई मशीन या किस तरीके का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन ये संभाव्य हैं। और संभाव्य संसाधन जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम है जो संभाव्य है, लेकिन इसका उदाहरण क्या है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। हमें ये पता है कि जो लद्दाख में है वहाँ पर यूरेनियम बहुत मात्रा में है, पर कहाँ है ये संभाव्य है।
ये सिर्फ सोच है एक तरीके की, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, आने वाले समय में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व जैसे गति वाली पवनें संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। आज से 200 साल पहले अगर हम सोचें, जो पवन चक्कियाँ थीं, क्या हम उनका उपयोग कर रहे थे? नहीं, वो संभाव्य थी उस समय, लेकिन अब हम इनका उपयोग कर रहे हैं। ये पवनें ऐसी हैं जो संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं। नीदरलैंड में इनको बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग लाया जा रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं जो पवन चक्की के प्रयोग से जो ऊर्जा है उसको उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार की पवन फार्म तमिलनाडु के जो नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। जो गुजरात का तट है या जो तमिलनाडु का नागरकोइल इलाका है, वहाँ पर हम जो पवन चक्कियाँ हैं, इस तरीके के फर्मों का प्रयोग हम कर रहे हैं। यानी आज से कई सौ साल पहले ये संभाव्य थी, पर आज ये क्या हैं, इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो जो संसाधन जैसे लद्दाख में यूरेनियम है, तो हो सकता है आने वाले समय में हम उसका उपयोग करें। आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद हम प्रयोग कर पाएँ उन चीज़ों का। दूसरा होता है जैसे उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अजैव संसाधन और दूसरा होता है जैव संसाधन। ये दोनों ही संसाधन बच्चों महत्वपूर्ण संसाधन है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अजैव संसाधनों को एक्सप्लेन कीजिए या अजैव संसाधनों की परिभाषा बताइए। तो जो अजैव संसाधन हैं आपके, वो क्या हैं? वो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि रोड़ी, बदरपुर, ईंट, पत्थर, इस तरीके की जो जितने भी संसाधन हैं, वो मिट्टी है हमारी, वो निर्जीव है, वो उसमें सांस नहीं है। और उसी के आधार पर जो जैव संसाधन हैं, वो क्या हैं? वो संसाधन हैं जिनमें सांस होती है, जैसे कि जिनमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जंतु जैव संसाधन कहलाते हैं, मनुष्य आदि। ये सब क्या है? जैव संसाधन है। यानी कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो कि रोड़ी बदरपुर हैं, ईंटें हैं, पहाड़ हैं, ये सब अजैव संसाधन हैं। और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितने भी आपके जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वो सब जैव संसाधन, यानी इनमें जीवन होता है और इनमें जीवन नहीं होता। तो ये दोनों ही संसाधनों के बारे में क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा 10th क्लास में भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आज ये संसाधन क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उनमें छांटने को 2 होगा आपका जैव संसाधन और 2 होंगे अजैव। इसी तरीके से जैव संसाधन पूछे जाते हैं, तो 2 होंगे आपके अजैव संसाधन और 2 होंगे या 3 होंगे, उनमें से एक जैव संसाधन हो सकता है। तो इस तरीके से उसको आपको पहचानना होता है कि जैव संसाधन क्या होते हैं। और मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है इसको पॉइंट बाय पॉइंट। इसके अलावा बच्चों कुछ संसाधन नवीकरणीय संसाधन होते हैं और कुछ संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या हैं, क्या अनवीकरणीय संसाधन क्या हैं? तो बच्चों जो नवीकरणीय संसाधन हैं, वो संसाधन आपके नवीकरणीय संसाधनों से तात्पर्य है बच्चों आपका वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीन किए जा सकते हैं अथवा पुनः उनको पूरित किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है। जैसे कि आपके इनमें से कुछ असीमित हैं और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। देखो, कुछ तो असीमित हैं, कुछ ऐसे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता जो प्राकृतिक अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव क्यों नहीं होता? जैसे कि सौर, पवन ऊर्जा, ये क्या है? हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हवा का, सूरज की किरणें, सूरज का निकलना, इस पे मानव का प्रकृति में प्रदूषण हो सकता है, लेकिन सूरज तो निकलेगा। जो पवन है, जो हवा चल रही है, वो चलेगी। इस पे हमारी क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से प्रयोग किया जाने जाता है, तो इसके भंडार प्रभावित हो सकते हैं। जैसे जल है, 2 पॉइंट कुछ ही है जो पीने योग्य है, और सारा जल कैसा है? वो खारा पानी है। इतनी 71% जल होने के बाद भी जल को जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम मात्रा में है। और उसके बाद अगर इसका हम दोहन इसी तरीके से करते रहेंगे, बेवजह खर्च करते रहेंगे, तो ये नवीकरणीय होने के बाद भी समाप्त हो सकता है। और ये जिस तरीके से मानव
काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पानी का प्रयोग हम कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा पानी धरती पर। आपने कितनी सारी नदियों के बारे में सुना होगा कि नदियाँ सूख गई हैं, जो पहले हमें इतिहास में सुनने को मिलती थी। जैसे सरस्वती नदी थी, आज नहीं है। तो उसी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं नवीकरणीय होने के साथ भी। इनका जो भंडार है वो प्रभावित हो सकता है। जल असीमित है, नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में बड़ी समस्या है। दुनिया में पानी की बहुत कमी है। आप अपने भारत में ही देख लें, अगर आप दिल्ली या किसी अन्य शहर में रहते हैं तो पानी पीने के योग्य पानी नहीं है। हमेशा गंदा पानी की शिकायत आप अपने आप से ही देखो। बच्चों, जो क्वेश्चन बुक में हम पढ़ रहे हैं, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो खुद से रिलेट करो। खुद के बारे में सोचो कि क्या ये संसाधन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी ख़त्म हो सकते हैं, या ये इतनी मात्रा में है कि हम जैसे चाहे इनका दोहन करें और ये कभी ख़त्म ना हो। ऐसा नहीं है। इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन हैं बच्चों, जो कि हमें कम मात्रा में, जिनका दोबारा से प्रयोग नहीं हो सकता। करणीय संसाधन हैं, जो कि आपके कैसे संसाधन हैं? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत यानी दोबारा से बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग हजारों वर्षों के बाद हुआ है। उनका और जो वो पूछे जाते हैं, इसमें पूछा जा सकता है वो कौन से अनवीकरणीय संसाधनों की पॉइंट पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से संसाधन हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि अनवीकरणीय संसाधन है। अब बच्चों, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खुद के आसपास के माहौल को देखो। जहाँ हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है, हम दो दो तीन तीन गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पैदल कम चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो बच्चों, इन सबको बचाने के लिए हमें जो संसाधन है उनका कम प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अनवीकरणीय संसाधन है इनका दोबारा से बनना नामुमकिन है, क्योंकि कई लाखों करोड़ों वर्षों का परिणाम है जो हमें प्राप्त हुए हैं, चाहे वो तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, आदि जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो संसाधनों के वितरण के आधार पर, जैसे पूछा जाता है, सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। सर्वव्यापक वो होते हैं बच्चों जो कि हर जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापक क्या होते हैं या स्थानिक क्या होते हैं? तो सर्वव्यापक जो संसाधन हैं वो हमें हर जगह मिलेंगे, और जो स्थानिक हैं वो एक दो मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही हमें प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानिक या सर्वव्यापक संसाधन क्या हैं? तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए आपको बस मैं जो थ्योरी समझा रही हूँ, आप अपने दिमाग में उसको बिठाइए कि सर्वव्यापक क्या हैं। तो जो सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं